Unacademy. Let's crack it. एंशिएंट इंडिया की ये इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, ये सब मतलब व्हाट इज द रेलेवेंस, ये क्यों पढ़ना है? हड़प्पा संस्कृति कर लेते हैं ना खाली। सर देखिए, हड़प्पा सभ्यता से डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले 10 साल में यूपीएससी ने 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए और मेंस में भी पूछा जाता है ये टॉपिक। लेकिन बच्चे क्या करते हैं जनरली जब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनका ध्यान और उनका फोकस बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री पे रहता है। इस राजा ने ये युद्ध लड़ा, 305 बीसी में सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का राजदूत था उसके साथ युद्ध लड़ लिया। कलिंग का बैटल 261 बीसी में अशोक ने लड़ लिया जिसमें काफी सारे लोगों को मारा। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा जो सोशल हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर जी। इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे जनरली इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था, आपने इतना बड़ा इनोवेशन के साथ आप आए सर, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सारे टीचर्स के साथ में ये जो पर्टिकुलर वीक है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने की आपने अपॉर्चुनिटी जब दी तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया टॉपिक नहीं हो सकता कि बच्चों को थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री के बियॉन्ड भी हम हिस्ट्री को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 70% क्वेश्चन यूपीएससी में अगर आते हैं तो वो यहीं से आते हैं। 70% के आसपास क्वेश्चन सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर से आते हैं। करेक्ट सर, ये पॉलिटिकल वॉर वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी कम रहती। जी सर। तो सर ये कुछ क्रोनोलॉजी आप समझा रहे थे। सर देखिए, मतलब एक इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है सर, अब जैसे बच्चों को मान लीजिए अपन पढ़ाने ही चालू करें तो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन इतिहास में कैसा चला है सर, तो वो कुछ इस तरह से चला जैसे अगर हम कभी वेब सीरीज भी देखते होंगे तो हम देखते होंगे कि एक छोटा सा कबीले का सरदार होता है और वो धीरे धीरे इतनी पावर को गेन करता जाता है, इतनी पावर को गेन करता जाता है, इतनी पावर को गेन करता जाता है कि बाद में जाके वो एक केजीएफ जितना बड़ा एम्पायर जो है वो बिल्ड कर देता है। तो इंडिया की हिस्ट्री भी कुछ उसी तरह की हिस्ट्री है। ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजा होता था वो एक कबीले का सरदार होता था और मौर्य पीरियड तक जाते जाते वो कबीले का सरदार जो होगा वो एक पैन इंडिया एम्पायर को बनाएगा, वो एक अखिल भारतीय साम्राज्य को बनाएगा। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजा के पास पावर होती थी बहुत कम होती थी और जब हम मौर्य पीरियड में एंटर करेंगे, स्पेशली अशोक के पीरियड में जब हम जाएंगे तो सर अशोक के पीरियड में आप देखेंगे कि एक पैन इंडिया एम्पायर का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा और लगभग पूरे भारत पर उनका शासन था। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप इसको 2 फेजेस में बांट सकते हो। एक तो ऋग्वेदिक पीरियड से मौर्य पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड से मौर्य पीरियड तक की हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहां पे कबीले का सरदार धीरे धीरे पावर को गेन करेगा और फिर वो एक पैन इंडिया एम्पायर को बनाएगा। अब सर एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी अगर हम इस स्लाइड को देखें तो दोनों साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में आप एडमिनिस्ट्रेशन को चाहो तो आप पॉलिटी भी बोल सकते हो, इनमें बहुत गहरा संबंध होता है सर। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब जो एक देश की पॉलिटी होती है, एक राजा की पॉलिटी होती है, एक राजा की जो राज व्यवस्था होती है और उसकी जो इकोनॉमी होती है उसमें बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। जैसे सर अगर आप अगली स्लाइड को अगर देखेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड सर जी, तो सर जैसे सिंपल सी बात है कि आज हमको इसमें जो ये सर्कुलर चार्ट है इसमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका वर्ल्ड की कितने प्रतिशत जीडीपी को होल्ड करता है। अब ये थोड़ा सा ओल्डर चार्ट है सर लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए काम का है। तो अगर हम देखेंगे अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत है और इसी वजह से राइट साइड में अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर $732 बिलियन का है सर जी। अब सर इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। आप ही जानते हैं कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के हिसाब से अगर इंडिया $732 बिलियन अपने डिफेंस में खर्च करेगा तो जीडीपी का तो बहुत सारा हिस्सा वो खो चुका होगा जी। अमेरिका की इकोनॉमी अलाउ करती है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, तो उसके हिसाब से वो $732 बिलियन खर्च कर सकते हैं। लेकिन इंडिया अपनी इकोनॉमी के प्रपोर्शन के हिसाब से खर्च कर पाएगा। इंडिया $732 बिलियन अपने डिफेंस में खर्च नहीं कर सकता। हर कोई देश
अपना पॉलिटी या अपना डिफेंस में एक्सपेंडिचर अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के हिसाब से करता है सर। राइट। तो एक बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है पॉलिटी में और इकोनॉमी में। अब अगर हम पीछे की स्लाइड में जाएंगे सर, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बच्चों को पूरा ऋग्वेदिक काल से महाजनपद काल तक के लिए बता के लाया हूं सर। जी बताइए। सिंपल सी बात है सर, जैसे जैसे आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन देखेंगे, कृषि का विस्तार देखेंगे सर, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन क्यों होगा? दो कारणों से होगा। एक कारण होगा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने के पीछे का धीरे धीरे आयरन टेक्नोलॉजी का आविष्कार सर। राइट। धीरे धीरे आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो आने लगेगी और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन था सर एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन होने का विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि लोग बाग अब गैंगेटिक वैली में जल्दी जल्दी मूव होने लगे। तो गैंगेटिक वैली में मूव होना और आयरन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को धीरे धीरे बढ़ाता चलेगा। ऋग्वेदिक पीरियड से जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाओगे, कृषि बढ़ेगी सर। जब आप लेटर वैदिक से महाजनपद में जाओगे, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। जब आप महाजनपद से मौर्य पीरियड में जाओगे, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आर्यंस जो है सर, एक तो गैंगेटिक वैली में सेटल होते चल रहे हैं, दूसरी तरफ आयरन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रही है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन थ्रू आउट देखोगे। अब एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के चलते क्या होगा सर कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि सर मान लीजिए एक सिविलाइजेशन में 1000 लोग रहते हैं और वो 1000 लोगों का खाना बना पाते हैं, और दूसरी तरफ एक सिविलाइजेशन में 1000 लोग रहते हैं लेकिन वो 10,000 लोगों का खाना बना पाते हैं सर। जी। तो 2000 लोगों को अब दूसरे कामों में अपने आप को एंगेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर। राइट। अगर एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, अगर आपका कृषि अधिशेषी होगी, तो आप अलग अलग जगह दिमागों को लगा पाओगे सर। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस से आप केवल उतना पैदा कर पा रहे हो जितना आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग वो अपने आप को एडिशनल एक्टिविटीज में नहीं लगा पाओगे। बराबर। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन ने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी सर कि वो अपने आप को ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज करें। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में वो एंगेज करेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने से टैक्सेशन सिस्टम यानी कि कर प्रणाली बेहतर होगी, क्योंकि इतनी सारी अब ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर भी सरप्लस हो गया, तो अब इनकम के सोर्सेस भी राजा के बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम ब्रॉड होने लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं सर, ऋग्वेदिक पीरियड में केवल 2 टैक्स चलते थे सर। केवल 2 टैक्स, एक था भाग और दूसरा था शुल्क। तो भाग और शुल्क नाम के केवल 2 टैक्स थे सर। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये जो भाग और शुल्क थे ये एक प्रकार से टैक्स नहीं थे, बल्कि ये वॉलेंट्री गिफ्ट थे। मतलब अगर राजा को आपको वॉलेंट्रीली गिफ्ट देना है तो आप उसको दे सकते हो, स्वैच्छिक भेंट थी जी। और अगर आपको राजा को ये स्वैच्छिक भेंट नहीं देनी है तो आप मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऋग्वेदिक पीरियड में ये जो टैक्सेशन सिस्टम था वो इतना अंडर डेवलप्ड था कि 2 टैक्सेस थे, भाग और शुल्क, और वो भी स्वैच्छिक भेंट थी, वो भी वॉलेंट्री गिफ्ट थे, वो कंपलसरी नहीं थे। क्यों नहीं थे सर? क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन ही नहीं था। और अगर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन नहीं है तो आप टैक्सेशन सिस्टम आपका बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप लिमिटेड टैक्सेस को इंपोज कर पा रहे हो, कंपलसरी टैक्सेस आप नहीं लगा पा रहे हो। और टैक्सेशन सिस्टम अगर आपका एक्सपेंडेड नहीं है तो राजा की इनकम कम है सर। राजा की इनकम कम है तो वो आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट कैसे करेगा? आज हमने जो $732 बिलियन का अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखा, नेपाल वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर थोड़ी कर सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी ही वो चीज अलाउ नहीं करती है सर। करेक्ट। तो राजा की इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रही थी उस समय, जैसा कि अगर आप उस स्लाइड में देखेंगे सर, तो राजा की इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रही है कि वो मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट कर पाए। अगर मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट आपने नहीं किया है तो फिर आपकी पावर नहीं बढ़ रही है, और अगर आपकी पावर नहीं बढ़ रही है इसका मतलब लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कम है, केंद्रीयकरण का स्तर कम है सर। राइट। ये सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आ रहा है सर कि इकोनॉमी पे डिपेंडेंट आपकी सेंट्रलाइजेशन है, आपकी पॉलिटी है। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आपकी पॉलिटी मजबूत है। करेक्ट।
और ये ऋग्वेदिक पीरियड से महाजनपद पीरियड तक सर, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट देख रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन का बढ़ना देख रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है सर इकोनॉमी का बढ़ना। करेक्ट। तो मित्रों, अनुज सर ने काफी ब्यूटीफुली हमें समझाया कि कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के चलते लोगों के पास अब दूसरे काम करने के लिए अवकाश हो गया, सब लोगों को खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, और उसके चलते कैसे इनकम बढ़ती है, टैक्सेशन बढ़ता है, राजा के पास पैसा आता है, ज्यादा लोगों को नौकरी मतलब मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में ऐड किया जाता है, और राजा की पावर बढ़ती है, सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। जी सर। अब जैसे सर अपन उसी स्लाइड पे अगर जाएंगे, आपने जो अभी स्लाइड खोली थी वो और भी अच्छी स्लाइड है सर। ये जैसे जो एक वो चार्ट वाली स्लाइड थी, इसके बाद वाली चार्ट, हाँ इसके बाद वाली, दिस वन, हाँ ये वाली सर। अब देखिए सर, आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट को देखिए। ऋग्वेदिक पीरियड में एग्रीकल्चर सर सरप्लस नहीं है, एकदम सेकेंडरी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऋग्वेदिक पीरियड में जो लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो कैटल रियरिंग था, पशुपालन था, एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अब लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे एग्रीकल्चर तो वो सरप्लस की ओर आगे बढ़ने लगा। अभी सरप्लस अचीव नहीं किया है उन्होंने, सरप्लस की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है सर कि ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड जाने के क्रम में आयरन टेक्नोलॉजी तो लेटर वैदिक पीरियड में आ गई सर, लेकिन अभी आयरन के लोग बाग उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे थे जहां पे लोहे को गला के जैसा आकार देना चाहे दे दें और उससे हल वगैरह बनाया जा सके एग्रीकल्चर के लिए। राइट। तो दो आयरन टेक्नोलॉजी वाज प्रेजेंट, जैसे कि अगर आप आयरन टेक्नोलॉजी के स्टेटस को बगल में देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है आयरन टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल बट इट हैड मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर। अगर आयरन टेक्नोलॉजी का भरपूर कंट्रीब्यूशन हो जाता तो सरप्लस भी अचीव हो जाता। करेक्ट। लेकिन आयरन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट मिनिमम एग्रीकल्चर में था लेटर वैदिक पीरियड में, इसलिए अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर उस समय भी रहा सर। और दूसरा कारण था कि गैंगेटिक वैली में लोग बाग सर लेटर वैदिक पीरियड में मूव हो गए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पे जाता है, सेटल होगा, उसको समय लगेगा। तो लेटर वैदिक पीरियड में लोग बाग सरप्लस की डायरेक्शन में निकल गए थे। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं कि आपके कोर्स को पढ़ने के बाद जो 5 सितंबर को शुरू हो रहा है, बच्चे यूपीएससी के एक मजबूत डायरेक्शन में चले जाएंगे। सिलेक्शन होगा उनका प्रीलिम्स मेंस निकालने के बाद, लेकिन वो डायरेक्शन में उसमें आगे बढ़ गए। अब सर महाजनपद पीरियड में क्या हुआ, सरप्लस अचीव हो गया। महाजनपद पीरियड में सरप्लस अचीव होने के पीछे का रीजन था कि अब आयरन टेक्नोलॉजी में वो टेम्परेचर भी आ गया जिससे टूल्स बनाए जा सके एग्रीकल्चर के। और दूसरी बात सरप्लस होने के पीछे का रीजन था कि जो आर्य पहले लेटर वैदिक पीरियड में गैंगेटिक वैली के एरिया में गए थे, अब वो और ज्यादा सेटल्ड हो गए सर गैंगेटिक वैली में। और गैंगेटिक वैली आप जानते हैं सर कि गैंगेटिक वैली एक ऐसा एरिया है जो हमेशा मतलब फला फूला, इकोनॉमिकली बहुत स्टैंडर्ड रहा। आप एंशिएंट हिस्ट्री को उठा लो, मिडिवल हिस्ट्री को उठा लो, मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लो, ये एक ऐसा एरिया रहा जहां सारे राजा अपने कैपिटल्स बनाते थे कभी ना कभी। तो ये गैंगेटिक वैली में लोगों का सेटलमेंट और आयरन टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में बढ़ना महाजनपद पीरियड में उनको क्या करेगा, एग्रीकल्चर सरप्लस दिला देगा। और महाजनपद पीरियड को सर सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, मतलब नगरीकरण का द्वितीय चरण। अब ये नगरीकरण का द्वितीय चरण तो तभी आएगा जब आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा, लोग बाग अब अपने आप को ट्रेडिंग एक्टिविटी में लगा पाएंगे। अब ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगी तो टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा, टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा तो राजा की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, और राजा की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तो वो आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट कर पाएगा, और जब वो आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट कर पाएगा तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा। ये सीधा सा रिलेशनशिप। करेक्ट। तो जैसे जैसे अगर अपन सर देखेंगे भी सही, ऋग्वेदिक पीरियड में एग्रीकल्चर से टैक्स को रिलेट करेंगे तो ऋग्वेदिक पीरियड में एक तरफ हमको दिख रहा है कि केवल 2 टैक्स है, वो भी कंपलसरी नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड में क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा सा बड़ा, इसलिए सर भाग और शुल्क नाम के टैक्स को कंपलसरी कर दिया गया था, बलि और शुल्क को कंपलसरी कर दिया गया। महाजनपद पीरियड में सर बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आ गया, तो 60 टैक्सेस आ गए सर। सोचिए
पहले राजा के पास 2 टैक्सेस थे, वो भी कंपलसरी नहीं थे, अब 60 प्लस टैक्स आ गए। तो कितनी राजा की इनकम बढ़ी होगी और उसने कितना मैसिव एक्सपेंशन किया होगा अपने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में, जिसने ऑब्वियस सी बात है लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन को भी बढ़ा दिया था। करेक्ट। तो ये एक इकोनॉमी और पॉलिटी में आप रिलेशनशिप देखते हो। और इसी तरीके से सर अगर हम पहले वाली स्लाइड पे वापस आएंगे, जो एरो वाली स्लाइड से हम बता रहे थे जी। बच्चों को, तो ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक से महाजनपद पीरियड और महाजनपद पीरियड से मौर्य पीरियड में आप लोगों को एक तरफ क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी कि कृषि में विस्तार दिख रहा है, आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज का एक्सपेंशन यानी कि व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार दिख रहा है, टैक्सेशन सिस्टम यानी कि कर प्रणाली का विस्तार दिख रहा है, राजा की इनकम के सोर्स में विस्तार दिख रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में किंग की पावर इंक्रीज हो रही है, लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। तो इसके बाद सर मेरे ख्याल से अब आप बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। जी सर। तो अगर हम पॉलिटी के चार्ट की भी बात करें सर, तो आप देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में जो लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो एकदम लो है, एकदम। अगर हम कॉर्नर में देखेंगे, राइट कॉर्नर में, तो केंद्रीकरण का स्तर एकदम कम है। सर केंद्रीकरण होगा ही कहां से जब आर्मी और उसकी ब्यूरोक्रेसी इतनी डेवलप्ड ही नहीं है। और फिर मौर्य पीरियड में लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इतना हाई क्यों हो गया? मौर्य पीरियड में लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हाई होने के पीछे का रीजन था किंग की इकोनॉमी सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट सर मौर्य पीरियड में लोग जो थे, जो स्पेशली किंग्स थे, उन्होंने क्या एक टेक्निक अपनाई थी, मैं बताना चाहूंगा जी। कि मौर्य पीरियड में एक सीता भूमि का कॉन्सेप्ट आया। अब ये सीता भूमि क्या थी सर? ये स्टेट ओन्ड लैंड थी, मतलब राज्य की स्वामित्व होता था, इसका स्टेट लैंड होती थी सीता भूमि। और सीता भूमि ऐसी लैंड थी जिसका पूरा मुनाफा डायरेक्ट किंग के पास जाता था। मतलब जनरली टैक्स कैसे होता है कि आप इनकम कमाते हो, उसका कुछ परसेंटेज आप किंग को देते हो, लेकिन सीता लैंड ऐसी लैंड है जिसका पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट स्टेट के खजाने में जा रहा है। तो एक तरफ राज्य जो था, स्टेट जो था मौर्य पीरियड में 60+ टैक्सेस को लगा रहा है, और दूसरी तरफ सीता लैंड का रेवेन्यू ले रहा है, तो इनकम बढ़ गई। और इनकम से सर वही लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट होगा सर। करेक्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला है सर वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ऋग्वेदिक पीरियड से महाजनपद पीरियड, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, इसलिए आप लोग सेंट्रलाइजेशन को भी देखोगे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी देखोगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ऐसा ही कुछ हम लोग अभी भी देखें कि सरकारी कंपनियों में से गवर्नमेंट को सीधी प्रॉफिट होती है, हालांकि वो सीता भूमि जितना तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और नई नई कंपनियां जो होती हैं, एयर इंडिया वगैरह को प्राइवेटाइज किया जाए, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात या मर्ज करने की बात, तो काफ़ी कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं अगर लंबा सा कोई निबंध लिखना हो तो। जी सर, आगे। अब सर ये पूरा समरी है। मैं मतलब जनरली जब हम प्लस क्लासेस लेते हैं तो इन चार्ट्स के साथ साथ इस तरह के हम हैंडआउट्स भी देते हैं प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे इनमें वही चीजें लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर सरप्लस कैसे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्यंस हैव एंटर्ड इनटू द एक्सेसिव एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गैंगेटिक वैली। तो वही सारी चीजों को सर इस पर्टिकुलर चार्ट, इस पर्टिकुलर हैंडआउट में एक्सप्लेन कर रखा है। राइट। फिर मोनेटाइजेशन होता है, सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जी जी सर। फिर क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन सर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ी तो फिर मोनेटाइजेशन में डेफिनेटली इंक्रीज होना था मुद्रा प्रणाली के प्रचलन। जी, क्योंकि बार्टर सिस्टम की अपनी मर्यादाएं होती हैं, तो स्वाभाविक है आपको कॉइन सिस्टम होते हैं तो ट्रेडिंग ज़्यादा आसान हो जाती है। यस सर। फिर मौर्य पीरियड। तो सर मौर्य पीरियड के बारे में मैं बताना चाहूंगा बच्चों को कि जैसे मौर्य पीरियड तक आते आते लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन काफी हाई हो जाता है क्योंकि राजा की इनकम की सोर्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि राजा जो था वो देव नाम भी है, मतलब देवों का प्रिय, मगध राज, सम्राट जैसी उपाधियों को लेता था। तो जब भी आप इस तरह की भारी भरकम उपाधियों को देखोगे तो उससे सीधा सीधा समझ में आएगा कि सेंट्रलाइजेशन का लेवल काफी हाई देखने को मिल रहा है हमको एडमिनिस्ट्रेशन में। सर मौर्य पीरियड में लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे अगर मैं बात करूं तो इतना हाई था सर, इतना हाई था कि
सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारी होते थे ना, हम्म डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारी, जैसे 3 अधिकारी होते थे उस समय, रजुक, प्रादेशिक और युक्ता। हम्म तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है उनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट किंग कर रहा था। जैसे अभी वो प्रेसिडेंट करते हैं आईएएस का अपॉइंटमेंट ऐसा। जी। तो इतना लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हाई था सर कि जो युक्ता, प्रादेशिका और ये जो होते थे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो था वो किंग करता था। राइट। प्रोविंशियल लेवल की अगर मैं बात करूंगा सर, तो प्रोविंशियल लेवल पे, प्रांतीय स्तर पे हमें देखने को मिलेगा कि प्रांत का जो एक मंत्री होता था और उसका मंत्रिमंडल होता था, जैसे आज के चीफ मिनिस्टर को और उसके काउंसिल की अगर अपन बात कर लें, तो ये जो प्रांत के लेवल का हेड होता था, उसके मंत्री चाहे तो डायरेक्ट प्रांत का हेड को स्किप करके राजा से कम्युनिकेट कर सकते थे किसी भी बात को। ओके। हाँ, तो ये भी बताता है कि सेंट्रलाइजेशन का लेवल काफी हाई था। आप खुद के बॉस को स्किप करके उसके अपर बॉस को आप डायरेक्ट जो है रीच कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट प्रांत के लेवल का एक छोटा मंत्री भी किंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता था। तो लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इतना हाई था। ऐसा नहीं था कि बीच का लेवल का व्यक्ति रोक रहा है कि भाई आप डायरेक्ट किंग के साथ संवाद नहीं कर सकते। राइट। जैसा वो होता है आजकल पॉलिटिक्स में, हालांकि उस पे ज्यादा बोलने का सोशल मीडिया के जमाने में मजा नहीं। जी सर, फिर आप आगे इसमें बताइए। जी सर, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी सर। अब मैं मौर्य पीरियड के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने से पहले सर एक इंपॉर्टेंट चीज लाना चाहूंगा। बच्चों का सवाल होगा अगर हम एक दो स्लाइड सर आगे जाएंगे, जी एक दो स्लाइड्स और आगे जाएंगे सर, बस ये वाली स्लाइड। ओके। तो जैसे बच्चों का एक सवाल होना चाहिए सर कि हमारा जो फॉर्मूला बनाए वो फॉर्मूला ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हमारे सेंट्रलाइजेशन को बढ़ा रहा है, किंग की पावर को बढ़ा रहा है। करेक्ट। लेकिन इस हिसाब से तो मौर्य पीरियड के बाद क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता रहा तो सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ना था हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। करेक्ट। लेकिन सर मौर्य पीरियड के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि एग्रीकल्चर तो एक्सपेंड करता रहा लेकिन उसके बावजूद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, राजा की पावर में कमी। ऐसा क्यों? अब सर इसके पीछे का जो कारण है वो है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। जी। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे तो इसके पीछे का कारण रहा था सामंतवाद। जैसे कि सर इसके पहली वाली स्लाइड सर, ये हाँ, तो जैसे अगर हम कंपेयर करें मौर्य पीरियड को और गुप्त पीरियड को, तो कृषि का जितना एक्सपेंशन मौर्य पीरियड में हुआ था गुप्त पीरियड में उससे ज्यादा ही हुआ था। तो कायदे से तो लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ना था। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने मौर्य पीरियड में लिख रखा है कि सेंटर के बाद जो प्रोविंस होती थी जी, वो प्रोविंशियल लेवल के मिनिस्टर किंग के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते थे। तो ये बताता है कि एक सेंट्रलाइजेशन था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रजुक, प्रादेशिक और युक्ता नाम के अधिकारी थे उनको डायरेक्ट किंग अपॉइंट करता था। तो ये भी बताता है सेंट्रलाइजेशन का लेवल काफी हाई है क्योंकि किंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है। करेक्ट। लेकिन सर जिस तरीके से प्रोविंशियल लेवल के अधिकारी राजा के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट मौर्य पीरियड में कर सकते थे उस तरह से वो गुप्त पीरियड में नहीं कर सकते। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति डायरेक्ट किंग करता था मौर्य पीरियड में, उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति गुप्त पीरियड में डायरेक्ट किंग नहीं करता था बल्कि वो प्रोविंशियल हेड करता था। इसका मतलब पावर सेंटर से थोड़ी डाइल्यूट होके प्रोविंस के पास जा रही है, मतलब सेंटर की पावर कम हो रही है, जिसका मतलब है सर सेंट्रलाइजेशन कम हो रहा है। राइट सर, जैसा आज के जमाने में होता है कि स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स को नीचे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यूनियन नहीं है। करेक्ट। और सर आज तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में भी मतलब जैसे मॉडल ही अपना, और सर डेमोक्रेसी तो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे चलती है, जबकि मोनार्की जो होती है वो सेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे चलती है। मोनार्की की ये नेसेसिटी होती है कि केंद्रीयकरण हो, मतलब एब्सोल्यूट पावर किंग के पास हो, जबकि डेमोक्रेसी की ये नीड होती है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, एब्सोल्यूट पावर किसी के पास भी ना हो, क्योंकि जैसे सर बोला जाता है पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन। एब्सोल्युटली। जी सर। जी सर ने अब तक हमको क्या बताया
कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमी और ग्रो करती है, राजा को बहुत सारा टैक्स मिलता है जिसकी मदद से वो ज़्यादा ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है और अपनी पावर बढ़ाता है। फिर सर ने कुछ कंपैरेटिव चार्ट्स बनाए कि कैसे इकोनॉमी के अंदर ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद और मौर्यन पीरियड के अंदर कैसे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है और पैरेलली कैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। उसकी बात करी। फिर सर ने खुद ही एक डायलेमा उसमें बताया कि इस लॉजिक पर कि अगर जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रो हो तो राजा का सेंट्रलाइजेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि गुप्त से लेके फिर जब मौर्य काल तक पहुंचते हैं तो राजा की पावर पहले से थोड़ी कम हो रही है और उसके लिए फ्यूडलिज्म या सामंतवाद जिम्मेदार था। उसमें जाने से पहले सर ये जो नक्शा है मौर्य एम्पायर एंड गुप्त एम्पायर, कुछ आप टिप्पणियां बच्चे कुछ विजुलाइज कर सके, क्या हम ये कह सकते हैं कि मौर्य के मुकाबले गुप्त का मतलब एरिया कम हो रहा है, वर्चस्व कम हो रहा है? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? सर डेफिनेटली अगर हम मैप को एक टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली जितना लार्ज एम्पायर मौर्यास का था, the Guptas could not make a large empire as big as Mauryan Empire, but Guptas kept India politically united for more than a century. और अगर मौर्य के बाद अगर अपन किसी भी एंशिएंट हिस्ट्री के एम्पायर की बात करेंगे जो उस एक्सटेंट तक पहुंच चुका था सर, तो वो केवल गुप्त एम्पायर था। और गुप्त सर इसलिए भी नहीं बना पाए, ऐसा नहीं थे कि टैलेंटेड राजा नहीं थे। अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे तो वहां पे भी चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, यहाँ पे अगर अशोक थे तो वहां पे समुद्रगुप्त थे गुप्त एम्पायर में, तो टैलेंटेड राजा थे। द वन चैलेंज विच आई सी कि गुप्तास उतना वास्ट और बड़ा एम्पायर नहीं बना पाए। तो सर गुप्तास का ऐसा भी नहीं कि बड़ा एम्पायर नहीं था, बहुत बड़ा एम्पायर था और इकोनॉमी भी अपने पीक पे थी और इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो गुप्तास का एक चैलेंज जो उनके सामने रहा था सर, वो फ्यूडलिज्म का रहा था, सामंतवाद का। क्योंकि सामंतवाद क्या करता है, इंडिपेंडेंट किंग्स को क्रिएट कर देता है सर। जी तो जी, वो एक रीजन रहा था जिसकी वजह से उतना नहीं रहा था। छूट भाई ये सब नेता लोग जो हो जाते हैं। यस सर, अभी हम स्पेसिफिक पॉइंट में जाते हैं, फ्यूडलिज्म। यस सर, बताइए। तो सामंतवाद का सर सिंपल है कि सामंतवाद इज अ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू लैंड। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि आप आर एस शर्मा की डेफिनेशन सेकंड पॉइंट में देखेंगे सर, तो फ्यूडलिज्म इज आउटकम ऑफ लैंड एलोकेशन जनरली एज ग्रांट आल्सो इन प्लेस ऑफ सैलरी। कि सामंतवाद जो है वो भूमि के आवंटन के रूप में शुरू होता है और बाद में वो वेतन के रूप में दिया जाने लगता है। तो सर सिंपल है कि लैंड ग्रांट पहले ब्राह्मण्स को देना चालू किया था, लेकिन बाद में राजाओं ने इसको क्या करा, एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स को भी या बियॉन्ड लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को भी देना चालू कर दिया था सैलरी की जगह पे। करेक्ट। तो जैसे इल्तुतमिश के समय में भी एक इक्ता प्रणाली आई थी सर, और उस इक्ता प्रणाली में कुछ नहीं होता था। इक्ता प्रणाली में भी यही होता था कि जो आप मिलिट्री हेड को सैलरी देते थे, वो सैलरी की जगह आप लैंड दे देते थे और उस लैंड पे जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो उसके पास चला जाता था जी। ये सिंपल सा फॉर्मेट है सर। तो अगर आप सर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसके बाद वाली स्लाइड पे, ये सर। तो जैसे कि अगर हम देखें तो अगर किंग के पास ये टेरिटरी है, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जो व्हाइट कलर का पूरा बॉर्डर है, ये किंग की पूरी एक स्टेट है, पूरी टेरिटरी है इसकी जी। और उसने क्या करा, अपने लैंड के कुछ हिस्से को एक फीडर लॉर्ड 1 को दे दिया, फिर कुछ हिस्से को उसने फीडर लॉर्ड 2 को दे दिया, कुछ हिस्से को एक दूसरे सामंत को दे दिया, मतलब एक मिलिट्री हेड को दे दिया, और एक हिस्सा उसने फीडर लॉर्ड 4 को दे दिया। अब क्यों दिया इसने? सैलरी के प्लेस पे, वेतन की जगह। अब सर लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि शुरुआत में जो फ्यूडल लॉर्ड था सर, इसके पास केवल रेवेन्यू राइट्स थे जी, कि केवल राजस्व कलेक्ट करना है इसको, क्योंकि सैलरी इसको किंग दे नहीं रहा है, तो टैक्स कलेक्शन करने का इसको अधिकार है। टैक्स से जो पैसा जनरेट होगा सैलरी के प्लेस पे इसको पैसा मिल जाएगा। बट बाय द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड सर, इस फ्यूडल लॉर्ड के पास, इस सामंत के पास प्रशासनिक अधिकार दिया। अब अगर इसके पास प्रशासनिक अधिकार है तो इसने खुद की सेना भी रखना चालू कर दी। अब सर आप ही बताइए कि एक व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर एरिया का रेवेन्यू राइट भी है, उसके पास उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक अधिकार भी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए उसने आर्मी को भी रख लिया, तो ये तो एक प्रकार से सेमी इंडिपेंडेंट किंग ही बन गया, अर्ध स्वतंत्र राजा ही बन गया। राइट जी। तो क्या होता था सर, जब भी सेंटर में मजबूत राजा है
तो ये तो हाँ जी करते थे, उसको गिफ्ट भेजते थे, उसको जाके मिलते थे, दरबार में पेश होते थे। लेकिन जैसे ही कमजोर राजा आया, ये कहते थे कि भैया हमें आपकी बात नहीं माननी है, हम अपने आप में खुद राजा है, हम सेमी इंडिपेंडेंट किंग। तो सामंतवाद की चुनौती ने सर क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। इसने क्या करा, सेमी इंडिपेंडेंट किंगों को क्रिएट कर दिया, अर्ध स्वतंत्र राजा को क्रिएट कर दिया। और इस चुनौती का सामना मौर्यास को नहीं करना पड़ा था, क्योंकि सामंतवाद की शुरुआत पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुई थी। इस चुनौती का सामना गुप्तास को करना पड़ा था, और गुप्तास को करना पड़ा इसलिए लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कम था। इसके बावजूद जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था, उसके बावजूद लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कम देखने को मिलता है, क्योंकि सामंतवाद की चुनौती ने सेमी इंडिपेंडेंट किंग क्रिएट कर दिया। जी सर, और इसी के कारण नक्शे में भी हम पाते हैं कि कैसे मौर्य का पहले काफी इलाका था, इनका थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द पुश बैक बाय सम ऑफ दिस फ्यूडल लॉर्ड्स। यस सर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो दी सर। करेक्ट। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ सर कि गुप्तास जो थे वो सामंतवाद की चुनौती से परेशान होकर एक पॉलिसी भी लाए थे अपनी, क्योंकि सर हर किंग का एम्बिशन था कि मैं अपनी टेरिटोरी लार्ज से लार्ज बनाऊं। हर किंग का एक एम्बिशन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट को मतलब बड़ा कर पाए, उसके साइज को, एम्पायर एक्सपेंशन कर पाए। तो गुप्तास भी चाहते थे हम एम्पायर एक्सपेंशन करें, लेकिन अब ये सर एक तरीके से आड़े आ रही थी फ्यूडलिज्म का चैलेंज। सामंतों की वफादारी को कैसे गेन करें, नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी का नाम था कान्योपायन। तो कान्योपायन की पॉलिसी में क्या होता था सर, कान्योपायन का कन्या वर्ड निकल के आ रहा है उससे। तो कान्योपायन की पॉलिसी में क्या होता था कि फ्यूडल लॉर्ड्स की लॉयल्टी को गेन करने के लिए कि भाई आप हमारे प्रति वफादार रहो, ऐसा नहीं हो कि आपके पास खुद की सेनाएं और आप जरूरत पड़ने पे हमारी मदद ही नहीं कर रहे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स की वफादारी को गेन करने के लिए क्या किया जाता था, एक फ्यूडल लॉर्ड की बेटी या बहन का विवाह गुप्त रूलर से होता था। तो इस तरीके से गुप्त रूलर्स को समझ में आ गया था कि यार फ्यूडलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें लाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, और अगर हम एम्बिशियस है और अगर हमें लार्ज एम्पायर बनाना है तो फिर हमको इसको काउंटर करने के लिए कान्योपायन की पॉलिसी को फॉलो करके जो फ्यूडल लॉर्ड है उसकी लॉयल्टी को डेफिनेटली गेन करना होगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। करेक्ट सर। हाँ, तो मतलब ये नीति बनाई गई, बट देन आई कुड फोरसी कि फिर ये होगा कि उनकी शादी हुई है तो फिर अब मेरे जो भी साले हैं उनको भी अब कुछ खुश रखने के लिए छोटी मोटी पोस्ट दी जाए आईएएस वाली, या देन इट विल ब्रिंग मोर इनएफिशिएंसी, जिसके चलते एम्पायर शायद और कमजोर भी होने लगे मेरिट की हाँ जगह। सर, मतलब गुप्त एम्पायर एक तरीके से आखिरी वो एम्पायर बना था जो पावरफुल था। उसके बाद तो फिर हर्षवर्धन आए, लेकिन उसके बाद तो फिर कोलैप्स हुआ। तो कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं वो एग्जैक्टली होता भी है। जी सर, फिर आपने ये कुछ सोसाइटी को कंपेयर किया है? जी सर, तो अभी तक सर हमने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, प्रशासन की बात करी, और हमने एक तरह से पूरा ही प्रशासन देख लिया सर। हमने ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड, फिर महाजनपद पीरियड, फिर मौर्य पीरियड, उसके बाद गुप्त पीरियड तक हम आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखा कि कैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ा और कैसे कम हुआ फ्यूडलिज्म की वजह से, और उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई। यस सर सोसाइटी जो है, मैं मतलब बता नहीं सकता, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का। आपको भी याद होगा सर, एक बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वो वेदों की ओर लौटने का नारा इसलिए दे रहे थे, जब वो बोलते थे वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, तब वो बोलते थे कि यार आप ऋग्वैदिक पीरियड के एकदम फ्लेक्सिबल सिस्टम की ओर लौटो। आप उस ऋग्वैदिक पीरियड में लौटिए जहां विडो मैरिज होती थी। आप उस वैदिक पीरियड में लौटिए जहां पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट थी। आप उस वैदिक पीरियड में लौटिए जहां पे सभा और समिति में पार्टिसिपेट करना का महिला को अधिकार होता था। जी, आप उस वैदिक पीरियड में लौटिए जहां पे वर्ण सिस्टम जो था वो एक तरीके से जन्म के बेसिस पे नहीं था, बल्कि कर्म के बेसिस पे था। तो अगर हम एक आदर्श समाज की परिकल्पना कर सकते हैं सर, एक आइडियल सोसाइटी को अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, तो वो निश्चित तौर पे ऋग्वैदिक पीरियड का समाज था, अपने समय से बहुत आगे सर। एगेलिटेरियन
निज़म पे बेस्ड था, समतापूर्ण समाज था। अगर किसी बच्चे को समतापूर्ण का मतलब पता नहीं है तो वो इक्वलिटी के ऊपर ही बेस्ड था। क्लास डिविजन्स वीक थे सर। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर। क्लास डिविजन्स वीक थे। ऋग्वेदिक पीरियड में एक श्लोक था, आई एम अ पोइट, माय फादर इज अ फिजिशियन एंड माय मदर ग्राइंड्स कॉर्न, वी बिलोंग to the varna of different, we are three members of a family and we three belong to different varnas, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही परिवार के सदस्यों की तरह हम खुशहाली से रहते हैं। मतलब मेरे पिता एक चिकित्सक है, मेरी माता सिलबट्टे पे कौन ग्राइंड करती है, और मैं एक पोइट हूं। हम तीनों अलग अलग वर्णों के लोग हैं क्योंकि हम तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के काम अलग होने के बावजूद भी, तीनों के वर्ण अलग होने के बावजूद भी हम एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में खुशहाली से रहते हैं। सर जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे भी ना, तो मैंने ये लिख भी रखा है, आई एम अ पोइट, माय फादर इज अ फिजिशियन, माय मदर ग्राइंड्स कॉर्न। हम तीनों अलग अलग वर्णों को बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी खुशहाली से रहते हैं। सर आज के समय में ऐसा कहाँ हो सकता है? मतलब आज तो ऐसा है ना कि आप एक पर्टिकुलर वर्ण में बर्थ हुई है तो आप उसी से रेस्ट्रिक्ट हो गए पूरी लाइफ टाइम के लिए। मतलब वो आपकी पूरे जीवन भर की सच्चाई बन जाती है अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन में, अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट या वर्ण में पैदा हो गए तो। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी प्रगतिशील समाज था सर कि इसमें सोशल मोबिलिटी थी, सामाजिक गतिशीलता थी। मतलब शूद्र का बेटा अगर है और वो चाहता है कि वो व्यापार करे तो फिर वो शूद्र नहीं कहलाएगा, वो वैश्य कहलाएगा। एक वैश्य का काम होता है व्यापार करना, और अगर उसके घर में बैठा हुआ है वो चाहता है कि वो शिक्षा को ग्रहण करे, तो एक वैश्य के घर पैदा हुए बेटे को फिर वैश्य नहीं कहेंगे, फिर ब्राह्मण कहेंगे। एक क्षत्रिय है जिसका काम है सेना और राजा में पार्टिसिपेट करना, वो चाहता है कि मैं ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करूं, तो फिर उसका बेटा क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, उसका बेटा शूद्र कहलाएगा सर। तो बाय चेंजिंग योर वर्णा यू कैन चेंज, बाय चेंजिंग योर प्रोफेशन यू कैन चेंज योर वर्णा। आप अपने प्रोफेशन को चेंज करके आप अपने वर्ण को चेंज कर सकते थे। सर इतनी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता सर, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप वर्ण सिस्टम के विद इन ही एक वर्ण से दूसरे वर्ण में एंटर कर सकते हो। ये ऋग्वेदिक पीरियड की सोशल फ्लेक्सिबिलिटी थी, मोबिलिटी थी, और इसलिए सर क्लास डिवीजन वीक थे सर। क्लास डिवीजन इसलिए वीक थे सर। तो ऋग्वेदिक पीरियड का समाज सर, अगर आप लोअर क्लासेस की स्थिति से बात करेंगे तो उनकी बहुत अच्छी थी इन कंपैरिजन विद द लेटर टाइम्स सर। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे वुमेन की तो काफी अच्छी पोजीशन थी। तो ये ऋग्वेदिक पीरियड की सच्चाई थी जहां तक सोसाइटी की बात है। बाद में हम देखेंगे सर कि सर इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और धीरे धीरे मोबिलिटी वर्ण सिस्टम की ब्रेक होने लगेगी और शूद्रों की पोजीशन उतनी बेटर नहीं रहेगी। वुमेन को अब पहले की तरह सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। विडो मैरिज अब नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज अब कॉमन हो चुकी थी। तो एक तरफ सर जब ऋग्वेदिक पीरियड का समाज हमको भले, जैसे सर एक बात कही जाती है कि किसी भी सोसाइटी कितनी अच्छी कितनी बुरी अगर आपको देखना है तो आप ये देखो कि उस समाज में कितनी अच्छी वुमेन की पोजीशन है और लोअर क्लासेस की पोजीशन। राइट। एक जैसे कि संस्कृत में श्लोक भी है, यत्र नारी पूज्यन्ते, जहां नारी को पूजी होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। राइट। तो ऋग्वेदिक पीरियड में सर अगर आप लोअर क्लासेस की बात कर लें वहां भी स्थिति बेटर थी, अगर आप वुमेन की बात कर लें स्थिति बेटर थी। लेटर वैदिक पीरियड में लोअर क्लासेस की स्थिति में गिरावट आई, लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो ये एक सोसाइटी में अपन को देखने को मिलता है। राइट सर। तो ये फ्यूडलिज्म और उसके बाद सोसाइटी की सर आपने बात करी, मेरे ख्याल से थर्ड सेगमेंट ऑफ योर लेक्चर डील्स विद कि साउथ इंडिया में इस जमाने में क्या हो रहा था। सर जैसे साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, बस एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि सर नॉर्थ इंडिया के बारे में एक बात और ऐड करना चाहूंगा बस छोटी सी जी, कि जैसे ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में कॉम्प्लेक्सिटी आई सर समाज में, लेकिन एक बात होती है सर कि जब भी लाइफ में डिफिकल्टी का समय आता है इंसान हमेशा सरलता के रास्ते को ढूंढता है सर। यस।
मतलब ये ह्यूमन नेचर भी, अगर आपकी और मेरी लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी आएगी, हम हमेशा सिंप्लिसिटी को डिस्कवर करेंगे सर। तो जब ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में डिफिकल्टी आई, तो अब जैनिज्म और बुद्धिज्म सिंप्लिसिटी को ढूंढेंगे। करेक्ट। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए थे कि भैया वुमेन की दशा में गिरावट आ रही थी और शूद्रों की दशा में गिरावट आ रही थी, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने सिंप्लिसिटी को डिस्कवर करके रिफॉर्म करके सोसाइटी में सुधार करने की कोशिश की थी। तो ये उत्तर भारत में एक तरफ सर आपका ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी अपन ने देखी, फिर लेटर वैदिक पीरियड में देखी, फिर महाजनपद पीरियड में जब जैनिज्म बुद्धिज्म आए तो इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, डिफिकल्टी से समाज को सिंप्लिसिटी में ले जाने की कोशिश की। ये सर उत्तर भारत का था। अब हम साउथ में डिस्कस। यस सर। साउथ तो में सर सर उस वक्त कौन से एम्पायर या राजा हुआ करते थे? देखिए सर, साउथ में मतलब अपना एक हिस्ट्री साउथ इंडिया की रही है। काफी सारे एम्पायर साउथ में आए थे। हम जिसके बारे में स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं सर, वो संगम डायनेस्टी की वो है सर, जो चोला, चेरा और पांड्याज है जी। जैसे कि अगर एग्जैक्टली आपने जो मार्क किए चोला, चेरा और पांड्यास, ये इंपॉर्टेंट सर हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करते हैं सर, तो एक छोटा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ज्योग्राफी का भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि काफी हद तक सर ज्योग्राफी डिफाइन करती है आपकी हिस्ट्री कैसी रही। अगर इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खैबर पास नहीं होता तो ना तो अरब आ पाते ना तुर्क आ पाते, और भारत में कभी भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से अगर हम देखें सर, तो मॉडर्न इंडिया के पहले इन्वेजन इसलिए नहीं हुए क्योंकि मतलब इतना सी रूट की डिस्कवरी तब तक हुई नहीं थी, लैंड के थ्रू पहले होते थे। तो इंडिया की ज्योग्राफी इंडिया की हिस्ट्री को डिफाइन करेगी सर। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में सर एक विंध्याचल माउंटेन रेंज आती है। जो विंध्याचल माउंटेन रेंजेस हैं वो एक प्रकार से ब्लॉकर का काम करती है सर। मतलब जैसे आपने भी सुना होगा सर कि मतलब आप जैसे शुरुआत में मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स के ऊपर आपकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफी डिस्कशंस वगैरह रहते थे सर, आज भी वो आपके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो एक बात सर आपने भी सुनी होगी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से देवगिरी में, और वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी जी, कि उसने नॉर्थ इंडिया से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था साउथ में। और वो उसकी इतनी बड़ी भूल इसलिए कही जाती है क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि नॉर्थ से साउथ में जाने में विंध्याचल माउंटेन रेंजेस की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आएगी, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को क्रिएट करेगी। राइट। और इस कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत के तहत कभी आपके ऊपर नॉर्थ से इन्वेजन हो गया, मान लीजिए आप साउथ में रहने के लिए गए क्योंकि आपने साउथ में कैपिटल को बना लिया और आप साउथ में रहने के लिए गए, तो आप पे अचानक से किसी पे नॉर्थ का इन्वेजन हो जाएगा तो आप तुरंत नहीं जा पाओगे वहां पे, क्योंकि विंध्याचल माउंटेन रेंज से एक ब्लॉकर है। और यही सर सबसे बड़ी भूल थी औरंगजेब की। औरंगजेब की लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, जैसे नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन अल्सर, उसी तरीके से एक डेकन अल्सर नाम आता है सर। अल्सर मतलब जैसे मुंह के छाले मतलब दर्द, मतलब गलती। तो उसी तरह से औरंगजेब की गलती थी डेक्कन का अल्सर, मतलब उसने डेक्कन को डायरेक्ट रूल करने की कोशिश करी। राइट। तो ये विंध्याचल माउंटेन रेंजेस एक बहुत बड़ा ब्लॉकर है। लेकिन ये विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लॉकर था, और ऐसा भी नहीं था कि नॉर्थ और साउथ का कल्चर एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हुआ। जैसे कि सर, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सर क्योंकि इससे सोसाइटी जुड़ी हुई है, अभी मैं बस 1 मिनट पे आऊंगा उसमें। जैसे कि एक हमें माइथोलॉजिकल कहावत सुनने को मिलती है नॉर्थ और साउथ के बारे में सर, एक छोटी सी कहानी है जी। एक बार ऋषि अगस्त जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये जो ऋषि अगस्त थे जब ये ट्रेवल करते तो बीच में पड़ता है विंध्याचल माउंटेन रेंज। अब ये जो सर विंध्याचल माउंटेन रेंजेस पड़ती है, एक माइथोलॉजी के हिसाब से ये जो विंध्याचल माउंटेन था एक अर्ध देवता था, मतलब सेमी गॉड था, इसके पास देवी शक्ति थी। तो अब इन्होंने क्या करी सर, शरारत कर दी।
अब जैसे जैसे ऋषि अगस्त इनको पार करने की कोशिश करें वैसे वैसे अपने साइज को बढ़ाते थे। अब पहले के जमाने में सर जो वो होते थे ऋषि वगैरह होते थे, उनको तो जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया कि भाई ये अर्ध देवता जो है विंध्याचल पर्वत, ये अपने साइज को बढ़ाता जा रहा है और मुझे साउथ में दिक्कत आ रही है जाने में। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना वज्र निकाला था। अब इनके पास जो भी एक वज्र था उन्होंने निकाला ऋषि अगस्त ने, और पर्वत पे इन्होंने जोरदार प्रहार किया सर। और फिर जब इन्होंने प्रहार करा तब पर्वत को पता लगा कि मैंने गलत इंसान के साथ में थोड़ा मैटर कर लिया है। फिर उसने अपने साइज को रिड्यूस करा और फिर ऋषि अगस्त की साउथ में ट्रबल ली। तो ऋषि अगस्त की साउथ में ट्रबल हमें बताती है सर कि विंध्याचल माउंटेन रेंजेस होने के बावजूद भी कल्चर डिफ्यूजन हुआ था। राइट। और यही कारण था सर कि नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ और नॉर्थ के वर्ण सिस्टम के बारे में भी संगम पीरियड के लोगों के बारे में पता, संगम पीरियड के लोगों को पता लगा। तो द पीपल ऑफ साउथ वर द पीपल ऑफ संगम एरा वाज नोन टू द वर्ण सिस्टम ऑफ नॉर्थ। ये बात हमें याद रखना चाहिए सर कि वो वर्ण सिस्टम के बारे में जानते थे। राइट। वो जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में भी जानते थे, इसके बारे में भी जानते थे। जी जी। जैसे सर ये पहला वाला पॉइंट वही बता रहे हम, हाँ, विंध्या माउंटेन से वो गए वगैरह। नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ, वो जैनिज्म बुद्धिज्म से भी परिचित हुए। और कहीं ना कहीं सर जो साउथ में केलकंकु लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, केलकंकु लिटरेचर का डेवलपमेंट जो हुआ था वो कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने की वजह से हुआ था। क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे बात करते थे, एक तरफ जैनिज्म बात करता था केवल्य की प्राप्ति की और बुद्धिज्म बात करता था निर्वाण की प्राप्ति की। तो केलकंकु लिटरेचर का मतलब थोड़ा सा उसी वाले पक्ष पे हुआ जो एक नॉन मटेरियलिस्टिक पार्ट होता है, उस वाले पक्ष में। राइट। हालांकि साउथ में सर मटेरियलिस्टिक पार्ट भी था। ऐसा नहीं था कि साउथ के जो लोग थे वो मटेरियल कल्चर में विश्वास नहीं करते थे, मटेरियल कल्चर में भी वो विश्वास करते थे। इनफैक्ट सर अगर मैं आपको बताऊं तो जो पांड्यास थे वो तो रोमन एम्पायर के साथ पर्ल मतलब जो डायमंड्स वगैरह होते थे उनका भी व्यापार करते थे। फिर जो चोलाज होते थे वो कॉटन टेक्सटाइल उनकी बेस्ट हुआ करती थी। तो मटेरियल लाइफ भी थी, लेकिन केलकंकु लिटरेचर में एक थोड़ा सा आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पार्ट भी था और वर्ण सिस्टम के बारे में भी वो जानते थे। राइट। जिससे सर अगर आप इसके बाद एक यूपीएससी का क्वेश्चन है इसके बाद सर ये सर, तो ये क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में आया था सर। और ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया इज करेक्ट। संगम साहित्य के बारे में कौन सा सही है। अब जैसे सर पहला स्टेटमेंट ये तो सरासर गलत है। ये बोल रहा है कि संगम पीरियड के जो लोग थे वो मटेरियल कल्चर से डिवॉइड थे। ऐसा नहीं था सर, मटेरियल कल्चर में विश्वास रखते थे। पांड्यास के पल्स हो गए, इनके इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स भी होते थे, जैसे कि मुजिरिस होता था इनका सी पोर्ट, इनका सी पोर्ट होता था। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है सर। करेक्ट। अब सर अगर हम सी स्टेटमेंट को देखेंगे सर तो सी स्टेटमेंट भी इसमें गलत है कि संगम पॉइंट्स में किसी भी तरह से वॉरियर एथिक की हमको जानकारी नहीं मिलती है। सर वॉरियर एथिक की डेफिनेटली जानकारी मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि केलकंकु और मेलकंकु दो लिटरेचर होते हैं। जो केलकंकु लिटरेचर है वो आध्यात्मिक पक्ष पे है, तो मेलकंकु लिटरेचर वॉर प्रेस के बारे में है। जो मेलकंकु लिटरेचर है वो हीरोइक पोएट्री के बारे में, मतलब वॉरियर पोएट्री के बारे में सर। जैसे अगर आप अगली स्लाइड में भी देखेंगे सर तो यहाँ पे सर एक वीराकल या नाडुकुल करके प्रैक्टिस हुआ करती थी संगम पीरियड में सर। और ये जो वीराकल और नाडुकुल प्रैक्टिस थी इसमें एक स्टोन पे वॉरियर की इम्प्रिंटेशन की जाती थी जी। जैसे केजीएफ मूवी जो 2 आई थी उसमें 7th मिनट पे जो रॉकी उसका मेन किरदार था उस पिक्चर का, उसमें भी 7th मिनट पे एक जब वो निकलता है पत्थर निकलता है तो वो पत्थर में से हमें देखने का मिलेगा कि रॉकी भाई जो थे उनका एक इम्प्रिंटेशन देखने को मिलेगा। तो दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय द संगम पीरियड का वीराकल या नाडुकुल की प्रैक्टिस जो साउथ इंडिया में बहुत पहले से जी। और साउथ में सर जो हम इतना एक अगर मैं जो मूवीज की बात करूं तो मूवीज आर हेवीली फोकस्ड एंड डोमिनेटेड बाय द हीरो। मतलब उनका हीरोज का सर एक अलग कल्ट होता है कि मतलब कुछ भी कर सकता है हीरो।
तो वो वॉरियर एथिक का जो स्पिरिट आया है उसमें, वो कहीं ना कहीं संगम लिटरेचर का एक जो मतलब इट्स इन द डीएनए सर बेसिकली। राइट राइट। तो अगर हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे जी जी। तो संगम पॉइस है नो रेफरेंस ऑफ वॉर एथिक्स, ये भी गलत है सर, जैसा कि वीरा कलो नाडुकुल प्रैक्टिस थी। और अभी समय सीमा की वजह से सर डी स्टेटमेंट को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जी। लेकिन डेफिनेटली वो मैजिकल फोर्सेस में विश्वास करते थे। एक कहानी हमें देखने को मिलती है, मनी मेकलई करके कहानी थी सर संगम पीरियड में। वो मनी मेकलई की कहानी बताती है कि मनी मेकलई एक जो पुत्री थी, एक किरदार हुआ करते थे, कोवलन और माधवी की पुत्री हुआ करती थी, उनके पास मैजिकल ताकतें थी सर। राइट। तो डी वाला स्टेटमेंट भी गलत है। बी वाला स्टेटमेंट जो अभी सर हमने बात करी थी ना कि नॉर्थ और साउथ का कल्चर डिफ्यूज हुआ, जब ऋषि अगस्त की ट्रेवल हुई तो वर्ण सिस्टम के बारे में उनको पता लगा, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पता लगा, तो बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो मतलब द आंसर इज बी कि सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण सिस्टम वाज नोन टू संगम पोएट्स, उनको पता था ये वर्ण व्यवस्था के बारे में, बाकी सब चीजें गलत। अच्छा सर, पर ये मतलब कहाँ कौन सी किताब में ये सब है? सर देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली संगम पीरियड की बात करूं तो बच्चों को तमिलनाडु बोर्ड पढ़ना चाहिए। ओके। वैसे आप एनसीईआरटी फॉलो करो, लेकिन क्योंकि सर ये तो पूरा तमिलनाडु के इर्द गिर्द और केरला के रीजन के इर्द गिर्द चला था, तो नो वन कुड एक्सप्लेन दिस बेटर देन तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, करेक्ट सर। तो सर यहाँ पे हमने वही मेलकंकु केलकंकु लिटरेचर बता रखी है, मनी मेकलई की कहानी जो मैं बता रहा था अभी, मैजिकल फोर्सेस के बारे में वो बताती है। जी। तो ये और एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इस साल भी, अगर आप पीछे देखेंगे सर, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। जो पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में जी। जैसे आप ये पूछा गया था एंशिएंट साउथ इंडिया में कोरकई, फोम्फर और मुजिरिस क्या थे, तो ये कोरकई, फोम्फर और मुजिरिस सर पोर्ट्स हुआ करते थे संगम पीरियड के। और मतलब बच्चे ऐसा भी ना करें, जैसे आज सर हमने एक बात करी कि आप राजाओं के इतिहास में बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट मत करना, आप सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ो, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप साउथ की हिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत करना, स्पेशली संगम पीरियड को। 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में। राइट सर। वैसे अपने क्लास की टाइमिंग भी पूरी होने आई है और मित्रों अब मेरे ख्याल से 4-5 स्लाइड ही बची हैं, जहां पर अब सर बात करेंगे संगम की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी के बारे में। जी सर। तो सर ये संगम पीरियड की इकोनॉमी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था सर जी। अगर आप पीछे की स्लाइड पे देखेंगे सर कि दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कि चलो मान लेते हैं राजनीतिक इतिहास का इतनी जानकारी नहीं देती है संगम साहित्य, लेकिन कम से कम इकोनॉमिक और सोशल की तो देती जी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समझ मिलती है। जी सर, कैसे समझ मिलती है? सर इसमें सबसे पहले तो मैं एक वो भी करना चाहूंगा, बात भी बोलना चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है ये क्वेश्चन 2013 में आया था और मैंने भी अपना अध्ययन सर लगभग उसी समय से चालू किया था। तो आपकी वेबसाइट से इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो munal.org आपकी वेबसाइट है, उससे एक इनिशियल बेस बनाया था और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां भी एकदम ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन कर सके थे सर, तो मैंने सोचा उस बात को भी कन्फेस करना। जी नहीं सर, अब वो तो नाउ यू आर बेटर एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट देन आई। वो तो मित्रों उस समय क्या था कि अंधों की नगरी में काना राजा था, तो हर एक सब्जेक्ट के मैं आंसर बनाते रहता था। बट नाउ इट इज बेटर लेफ्ट टू एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इवन पिछले 2 साल से आप देखो जो हिस्ट्री एंशिएंट मिडिवल में एमसीक्यू आते हैं, मुझे तो एक भी आता ही नहीं है वो किताब में। ये तो अपना सौभाग्य है, अनुज सर है, प्रतीक सर है, आरती मैम है, तो आंसर की बन जाती है, वरना तो नेट पे तो आप जानते हैं कुछ जवाब नहीं मिलते। जी सर, संगम इकोनॉमी। तो सर एक छोटा सा मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा बस बच्चों को कि रीथिंक करें, वो हमेशा प्रश्न को ठीक से पढ़ें। जैसे कि सर अब इसमें बहुत आप देखिए कि एक सामान्य बच्चा और एक उत्कृष्ट बच्चा, या एक सामान्य आंसर राइटिंग और एक उत्कृष्ट आंसर राइटिंग में क्या अंतर हो जाता है सर? जी
अब उसने क्या बोला एग्जामिनर ने, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, संगम लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बच्चे को यहाँ पे ये भी स्टैंड लेना चाहिए कि यार ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि उनको चोला चेरा पांड्यास की जानकारी मिलती है, मेलकंकु लिटरेचर की जानकारी मिलती है। मेलकंकु लिटरेचर भी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है। तो लास्ट में आप एक छोटा सा कंक्लूड करते हुए जरूर इस बात को लिख लेना कि देखो ऐसा भी नहीं है कि it does not provide any information about the political history. It is important from political history point of view also, but you have to majorly focus on society and economic part of Sangam literature because this is what the examiner has asked. तो थोड़ा आप ये बात को हमेशा याद रखना कि प्रश्न जो बोल रहा है उससे 100% हमेशा सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर एक बार 2007 में यूपीएससी ने पूछा था कि महात्मा गांधी by supporting the cause of खिलाफत movement diluted its secular credentials। हाँ पूछा था ऐसा। जी सर, कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को डाइल्यूट कर लिया। करेक्ट। अब इसमें आप एडमिट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें आप यही बोलिए कि महात्मा गांधी ने अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को डाइल्यूट नहीं किया था खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके, वो तो इसलिए कर रहे थे ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर कर पाए। राइट। तो अगर मैं संगम इकोनॉमी की बात करूं सर, तो पोर्ट्स निकल के आते हैं एक तो, जो अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में भी देखे। इकोनॉमी में देखें तो पर्ल फार्मिंग जो थी वो बहुत फेमस थी, बल्कि इनका तो जो वो थे सर जो रोमन एम्पायर था उनके साथ भी पर्ल ट्रेड होती थी। फिर चोलास सर काफी फेमस थे कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए अपनी, और आईएन उनका मेन सेंटर होता था। तो सोसाइटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे 3-4 बातें निकल के आई थी सर। मैजिकल फोर्सेस के बारे में वो जानते थे, मटेरियल कल्चर था, वॉरियर एथिक को प्रेज करते थे, और सोसाइटी में बर्ड सिस्टम के बारे में जानते थे। इकोनॉमी के बारे में आप ये 5-6 चीजें लिख सकते थे जो अपन ने देखी सर। राइट। हाँ, तो वो आपने जो आगे बताया वो एमसीक्यू के थ्रू जो बताया। हाँ, एमसीक्यू के थ्रू ही वो तो आपने बता दिया कि मटेरियल कल्चर पे विश्वास था, वर्ण सिस्टम उनको परिचित थी, वॉरियर एथिक भी उनको थी, वो आपने जो बताया, और मैजिकल फोर्सेस के ऊपर भी वो विश्वास रखते थे। जी तो आपने ये भी बताया कि कैसे ये मेल कनाकू, जहाँ पर सब वॉर्स की बात होती है तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री तो वहाँ पर भी है। तो जब प्रश्न पूछ रहा है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट 100%, मतलब जो आप बता रहे थे मेंस के क्वेश्चन में कि डज नॉट हैव पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो वो गलत होगा। राइट सर। तो और इसके अलावा भी मित्रों देखिए, ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको फैक्ट्स रटवाने नहीं है, फैक्ट्स तो सब दिए ही हैं सब किताबों के अंदर, पर एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए इतिहास के बारे में, वो अनुसार हमें बता रहे थे। तो मेरे ख्याल से आखिरी 2 स्लाइड्स आपने बनाई थी सोसाइटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, उसमें कुछ था सर। जैसे अगर एक बार बस 30 सेकंड में रिकैप करा के इस पे चल देंगे सर। हमने ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी देखी, एक्सीलेंट सोसाइटी, लोअर क्लासेस की महिलाओं की स्थिति दोनों अच्छी थी। जी जी हाँ, सोसाइटी देखी, डिक्लाइन हमको देखने को मिला, और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म आए। फिर हमने साउथ की सोसाइटी के बारे में देखा कि किस तरह से ऋषि अगस्त की ट्रेवल से कल्चर का डिफ्यूजन हमको देखने को मिलता है। करेक्ट। और अब हम आ रहे हैं गुप्त पीरियड की सोसाइटी की तरफ। राइट। तो गुप्त पीरियड की सोसाइटी की मैं अगर बात करूंगा सर, तो ब्राह्मणिक हमें वो देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग, और इसके पीछे का 2 रीजन थे सर। एक तो गुप्त पीरियड में बुद्धिज्म डिक्लाइन होगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि बुद्धिज्म किन कारणों से डिक्लाइन हो रहा था। अभी उनकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धिज्म गुप्त पीरियड में डिक्लाइन हो रहा था और ब्राह्मणिज्म पॉपुलर हो रहा था। और ब्राह्मणिज्म पॉपुलर होने के पीछे का रीजन ये था सर कि गुप्त रूलर जो थे वो इनिशियली वैश्य थे। अब क्या होता है सर, काम तो मतलब आप वैश्य हो लेकिन आप बन रहे हो शासक, आप बन रहे हो रूलर्स, तो आपको एक वैलिडेशन चाहिए होगा, ब्राह्मण से वैलिडेशन चाहिए होगा। तो क्योंकि गुप्त रूलर्स ने वैश्य होने के बावजूद क्षत्रियों का वैलिडेशन ब्राह्मणों से लिया था, इसलिए ब्राह्मण्स का भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। तो ये ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बढ़ने के पीछे के 2 रीजन थे सर। एक तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन, ब्राह्मणिज्म ऑटोमेटिकली ऊपर गया, और दूसरा गुप्त रूलर्स को वैलिडेशन दे रहे थे।
तीसरी चीज सर, शूद्रों की कंडीशन के बारे में मैं बात करूंगा। तो शूद्रों की कंडीशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है सर, क्योंकि शूद्र जो थे अब स्टेट में भी अपॉइंट किए जा रहे थे, और शूद्र जो थे सर वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उनको जो रामायण और महाभारत जो होते थे, ग्रंथ होते थे, उनको सुनने का अधिकार मिल गया था। जी अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे सर, तो जैसे कि देखेंगे, नाउ दे वर परमिटेड टू लिसन टू द रेसिटेशंस ऑफ रामायण एंड द महाभारत एंड द पुराना, और उनको कृष्ण भक्ति करने का भी अधिकार मिल गया था। तो ये बताता है शूद्रों की कंडीशन में सुधार आया था। लेकिन सर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि शूद्रों की कंडीशन में सुधार आया है, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है, चंडालों की स्थिति में सुधार आया था या गिरावट आई थी? इंप्रूव हुआ था या नहीं? यस और नो? अमित, डॉक्टर प्रियंका, शौर्यदेव, अनुराग, माही, यश, उन सबका कहना है नो। जी सर, तो ये कुछ एक्सेप्शन वाली चीजें भी होती है जो हमको याद रखना पड़ती है कि चंडालास की स्थिति में सुधार नहीं आया था सर। वो चंडालास की स्थिति में इसलिए सुधार नहीं आया था क्योंकि चंडालास को अर्बन एरियाज और गांव के एरियाज से बाहर मतलब रहने को कहा गया था, तो वो एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब सर पढ़ा तो बहुत कुछ सकते हैं, जैसे कि गुप्त पीरियड में काफी सारी जातियां आई, काफी सारी उपजातियां आई, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। लेकिन सर समय सीमा की वजह से यस सर।